हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए, हम लोग सामान्य विज्ञान जो है एसपीडी का, इसके सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 25 से 30 तक के सारे विज्ञान के क्वेश्चंस। जी हाँ, आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस विज्ञान के पूरे सेशन को मैं भोजपुरी में कराने वाला हूँ। भोजपुरी बोले तो एकदम देसी भाषा में, ठीक है। हिंदी भी रहेगा, भोजपुरी भी रहेगा। जहाँ पे इंग्लिश में बताना होगा मैं इंग्लिश में बताऊंगा। मतलब जिस भाषा में आपको समझ में आए मैं वही बताने की कोशिश करूंगा, एकदम देसी अंदाज में। यदि आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो जो होगा वो उसको उसी तर्ज पे लाऊंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर 25 से लेकर 30 तक करने वाले हम लोग इस वीडियो में। और आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रोज़ जो नई वीडियो आए या फिर प्रीमियर हो उसको आप लोग लाइव वॉच कर सके। और साथ साथ अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट नंबर 25। और यदि हाँ, एक गुजारिश और है कि यदि आपके पास बुक होगा तो आप लोग बुक को सामने खोल कर रख लेंगे ये एसपीडी को, और तब जाके पढ़ेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं मॉडल सेट नंबर 25 को। 25 नंबर में क्वेश्चन है पहला, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमन ने। अब होता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड ये होता है आपका निर्वात में, ठीक है। निर्वात में या गैस में कह लीजिए। और जैसे जैसे मीडियम जो होगा वो सॉलिड होते जाएगा उस तरह से इसका स्पीड जो होगा घटते जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होगा? निर्वात में या फिर हवा में कह सकते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो हो गया निर्वात या वायु में। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश वर्ष इकाई है किस चीज़ की? दूरी की। ये क्वेश्चन काफ़ी वाइडली पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लोग इसको कुछ और मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दूरी का मात्रक है। अच्छा, ये प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? तो लाइट जो है पूरे एक साल में जितनी दूर तक ट्रेवल करेगी अपने स्पीड से, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जितने दूर तक ट्रेवल करेगी, उतना दूर का डिस्टेंस जो है उस पूरे डिस्टेंस को एक बार में कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो ये किसका मात्रक हुआ? दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? देखिए, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन? इसको याद रखने का एक ट्रिक है। आप इसको भीप ग्योर या फिर बैजानी हपीनाला से याद कर सकते हैं। बैजानी हपीनाला इस तरह से याद करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि लाल रंग सबसे ऊपर रहेगा और बैगनी रंग सबसे नीचे रहेगा। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा 7000 एंगस्ट्रम। इस तरह से लिखते हैं 7000 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है भाई? तो बैगनी का। ये बैगनी रंग हो गया, इसका होता है 4000 एंगस्ट्रम, ठीक है। और इस बीच में बाकी सारे रंग आते हैं। और पूछा जाए कि इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग आता है, तो बीच में देख लीजिए हरा रंग आता है। इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके ऊपर 3 रंग और नीचे 3 रंग और बीच में ये एक रंग, यानी कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं आपके किसमें? इंद्रधनुष में। अब पूछता है क्वेश्चन बहुत तेजी से कि प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं, इनके लिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। निहला, नी ह ला, नी से नीला, ह से हरा, ला से लाल। निहला से आपको याद हो जाएगा नीला हरा लाल, ये आपके प्राथमिक रंग है, ठीक है। जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है जिस कलर का, वो उतना दूर तक ट्रेवल कर पाता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है वो कम दूर तक ट्रेवल कर पाता है, मतलब उसका विक्षेपण सबसे अधिक हो जाता है। और जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहता है उसका विक्षेपण कम होता है। इतने सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ याद रखेंगे। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारी जो आंखें हैं उस पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, आपको हम नीचे मुंडी और ऊपर पैर देखते हैं, लेकिन ये ऊपर नर्व से जाता है हमारे मस्तिष्क में, वहाँ जाके ये पूरा एनालाइज हो पाता है कि नहीं ये इंसान 3D में दिख रहा है, इतना मोटा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसा सीधा खड़ा है। ये सब कुछ हमारी मस्तिष्क में होता है। आंखें तो बस उसको उल्टा देखती है और छोटा देखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग आ गया। फिर से क्वेश्चन जो मैंने बताया था ऊपर, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा लाल का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसका विचलन कम होगा तथा वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएगा। इसके कारण लाल रंग जो है बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करता है। इसी वजह से कहीं भी यदि सिग्नल लगाया जाता है खतरे का निशान वगैरह तो लाल रंग का लगाया जाता है, क्योंकि वो दूर तक दिखे। आगे है हमारा स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम दूरी की जब बात करेंगे स्पष्ट दृष्टि के लिए तो अनंत होती है।
वर्णांता को किस लेंस से दूर किया जाता है? देखिए वर्णांता जो है वो ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, या फिर जो विटामिन के कारण जो आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है, वो भी बीमारी जो है वो ठीक होने वाली नहीं है, सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसको किसी लेंस वगैरह से दूर नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। धूप के जो चश्मे होते हैं वो फ्लिंट कांच के बने होते हैं, याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग कितना होता है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर प्रकाश तरंग जो होता है, इसका वेग कितना होता है? दोनों का वेग बराबर होता है। प्रकाश तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश में प्र आ रहा, अनुप्रस्थ में प्र आ रहा, इससे आप याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। और ध्वनि तरंग की जब बात करेंगे तो ध्वनि तरंगे हो जाएंगी अनुदैर्घ्य तरंग। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण का नियम का परिणाम है? ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है लेंज का नियम। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो सूखा सेल हो या फिर पानी वाला सेल हो, कोई भी सेल हो, बैटरी कोई भी हो, उसमें क्या रहेगा? रासायनिक ऊर्जा रहेगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो सामान्य ट्यूबलाइट आपके घर में लगी होती है उसमें आर्गन के साथ मरकरी का वेपर होता है, इस कारण वो उजला दिखाई देते रहता है। डायनेमो का कार्य क्या है? देखिए डायनेमो को ही हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और मोटर जो होता है, आपके पंखे में मोटर लगा होगा, जहाँ पढ़ रहे होंगे उसके ठीक ऊपर, तो उस मोटर में क्या होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो घर में जो भी वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है। देखिए समांतर क्रम और श्रेणी क्रम कहने का मतलब दो तरह से वायरिंग होती है। तो श्रेणी क्रम जब होगा, पूरा घर का वायरिंग यदि आप श्रेणी क्रम में कर देंगे तो एक कहीं से बल्ब फ्यूज होगा या फिर कहीं से स्विच खराब हो गया या तार टूट गया तो आपके पूरे घर की लाइट बुझ जाएगी। लेकिन यदि आप समांतर क्रम में करते हैं उसका वायरिंग, तो एक जगह से खराब भी होगा तो बाकी चीज चलते रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हर जगह पे आप स्विच लगा पाते हैं, और श्रेणी क्रम में बस एक ही स्विच से आपका पूरा काम निकल जाएगा। लेकिन श्रेणी क्रम से लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे कभी मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ तो आपका पूरा का पूरा अप्लायंस खराब हो सकता है। इसमें आपका जो चल रहा होगा वही खराब होगा। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? समांतर क्रम का यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है उसको केवीए में व्यक्त करते हैं। तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब आप पूछेंगे कि तड़ित चालक क्या होता है? तो बहुत सारे लंबे लंबे मकान जो होते हैं इनको टावर कहा जाता है। उन मकानों पर जाइएगा तो किसी किनारे वाले पिलर में आपको इस तरह का कुछ लगा हुआ एक रड मिल जाएगा, ठीक है। ये त्रिशूल की तरह लगा हुआ एक रड मिल जाएगा, और ये जो होगा उस मकान के पिलर के छड़ के साथ टैग किया रहेगा, यानी बांधा हुआ रहेगा। तो ये क्या करता है कि जो भी आसमानी बिजली गिरने वाली है, ये तांबे का होता है, ठीक है। ये त्रिशूल कैसा होता है? तांबे का होता है। ये अपने ऊपर लेता है और सीधे उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता है, मतलब मकान पे कोई आंच नहीं आने देता। इसके लिए तड़ित चालक का उपयोग किया जाता है। खोज किसने की थी इसकी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक किसके बनाते हैं? तांबे के। अस्थाई चुंबक बनाते हैं किसके? इस्पात के। देखिए यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई दो तरह के चुंबक होते हैं, परमानेंट चुंबक, एक नॉन परमानेंट चुंबक। तो अस्थाई चुंबक बनाया जाता है आपके इस्पात से, और अस्थाई चुंबक की जब बात करेंगे तो ये नर्म लोहे से बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्रोड जो होता है वो भी नर्म लोहे का होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। जब देखिए चुंबक, इस तरह का एक चुंबक यदि लेते हैं तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, मतलब दो पोल होते हैं। एक होता है, मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल हुआ तो इधर में आपका साउथ पोल हो गया। अब जब समान ध्रुव होंगे, जैसे एक और चुंबक हम ले, मान लीजिए यहाँ पे एक और चुंबक लेते हैं, और इस चुंबक में हम इधर दे देते हैं इसका नॉर्थ और इधर दे देते हैं इसका साउथ, तो इन दोनों चुंबकों को आप एक साथ नहीं सटा सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें नॉर्थ पोल दोनों साइड से आ गया। अब ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, मतलब इसमें रिपेल हो जाएगा। और जब अलग अलग पोल्स होंगे तो इसमें अट्रैक्शन होगा। जिस तरह से आपका प्लस माइनस जो आप लोग बैटरी में लगाते हैं, वही काम यहाँ पे भी होता है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? देखिए ध्रुवों पर नमन कोण होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से यदि किसी चुंबक को लटका दिया जाए, मान लीजिए इस तरह का एक चुंबक है, इसको हम लोग एक धागा से बांध करके इस तरह से और इसको लटका दें, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर लटकेगा। कैसे लटकेगा? हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर लटकेगा। यदि कंपास जो होगा आपके फोन वगैरह में, या फिर ऐसे भी कंपास एक डिवाइस होता है, उसको यदि आप ऐसे छोड़िएगा
मुक्त रूप से, तो उसकी जो सुई होगी वो कैसे लटकती रहेगी, इस तरह का कंपास होता है उसमें एक सुई लगी होती है, तो ये सुई जो होगी वो हमेशा उत्तर की तरफ आपको इंगित करते हुए मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ये खेल समझ में आ गया होगा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री, और यदि वही आप वहां पर पहुंच रहे हैं ध्रुव पर, तो वहाँ कितना मिला था, नमन कोण 90 डिग्री का मिला था, और विषुवत रेखा पर नति कोण 0 डिग्री का मिलता है। त्रिविमीय चित्र यानी कि 3D फिगर्स जो होते हैं किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। बहुत सारे बुक्स आप खरीदते हैं, जैसे स्पीडी का ही बुक है, जिसके कवर पे देखिएगा तो एक स्टिकर लगा होता है, लिखा होता है 3D होलोग्राम, तो क्या होता है, वही होलोग्राफी, उसमें 3D पिक्चर्स लगे होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो एक ही पदार्थ से जब एक ही तरह के परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बनेगा उसको तत्व कहेंगे। जब दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनेगा और सब वो जितने भी परमाणु मिले हुए हैं वो सब एक निश्चित अनुपात में मिले रहेंगे तो उसको यौगिक कहेंगे। और यदि दो या दो से अधिक तरह के परमाणु मिले होंगे और वो अनिश्चित अनुपात में मिले होंगे तो उसको मिश्रण कहेंगे। तो ये तीनों चीज उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा तत्व यौगिक मिश्रण में क्या अंतर है। बढ़ते हैं आगे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और सर्वप्रथम किसने कहा था, यह सर्वप्रथम कहा था कनाद ने। कनाद एक ऋषि थे, इन्होंने ही कहा था कि विश्व के जितने भी पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर 15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं, देखिए किसी भी परमाणु के अंदर, ये मान लीजिए परमाणु का न्यूक्लियस हो गया और इसका बाहरी कक्षा हो गया, तो इसमें आपको घूमते हुए मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और जो भीतरी कक्षा है इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, एक चीज तो मिल जाएगा इसके अंदर प्रोटॉन और दूसरा मिल जाएगा इसके अंदर न्यूट्रॉन। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ेंगे तो ये जितना निकल कर आएगा यही हो जाएगा उस परमाणु का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से आप क्लियर कर सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 यानी कार्बन 12 से हम लोग परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक मान के रखे हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या, यदि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वो क्या उत्सर्जित करेगा अपने अंदर। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम यदि रख देंगे आप तो उसमें से क्या निकलते रहेगा, उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती रहेंगी, और ये तब तक निकलती रहेंगी जब तक वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो सीसा में नहीं बदल जाता। ठीक है, सारे अल्फा बीटा गामा के रूप में उसका रेडिएशन निकल जाएगा तो वो सीसा बच जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। देखिए नाभिक से 3 तरह के विकिरण निकल रहे होते हैं, एक तो आपका अल्फा निकल रहा है, दूसरा आपका बीटा निकल रहा है और तीसरा गामा निकल रहा है। तो अल्फा जो होगा ये धीरे चलेगा लेकिन सबसे दूर तक जाएगा, गामा जो होगा वो बहुत तेज चलेगा लेकिन ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाएगा, और बीटा तो बीच में है तो इसका कहानी बीच वाली, मतलब अल्फा से ज़्यादा जाएगा और बीटा से कम जाएगा। अल्फा से कम ज़्यादा स्पीड होगा और गामा से कम स्पीड होगा, तो ये बीच वाला का बीच वाला है जैसा हिसाब किताब लग जाएगा। इतना आप लोग समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लग जाना, क्योंकि उसमें जो नमी होती है और ऑक्सीजन आके ऑक्साइड बना देता है, इस कारण लोहे पर जंग लग जाता है, और जंग लगने से उसका भार जो होता है वो बढ़ जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, देखिए यदि अम्ल रहेगा और कोई लिटमस पेपर रखा हुआ रहेगा नीला कलर का, उसको वो लाल कर देगा। यदि ऑलरेडी लाल है तो उस पर अम्ल जो है वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ध्यान रखिए दोनों बातों पे। यदि लिटमस पेपर नीला रहे तो उसको अम्ल जो होगा वो लाल कर देगा। ठीक है, आप गुस्सा होते हैं किसी चीज पे तो क्या करते हैं, अपना चेहरा लाल कर देते हैं, तो उस तरह से अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस से पड़ेगा तो उसको लाल कर देगा। और लाल ही रहेगा ऑलरेडी तो फिर आप गुस्सा करते रहिए, उसे कोई फायदा नहीं है, आप गुस्सा रहेंगे तो उसी तरह से लाल है तो वो लाल ही रह जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्षार की तरफ। तो क्षार जो होता है वो यदि लाल लिटमस पेपर है तो उसको नीला कर देगा, और यदि ऑलरेडी नीला है तो फिर उस पर कोई उसका प्रभाव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में मतलब 10-10 बार पूछा होगा पिछले वाले आरआरबी ग्रुप डी में, तो आरआरसी ग्रुप डी में भी पूछेगा ही पूछेगा। बढ़ते हैं आगे।
जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? देखिए कोई भी अम्ल यदि जल में घुलेगा तो H+ आयन प्रदान करता है। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद होता है बीटर यानी कड़वा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो भस्म का जो जलीय घोल होता है उसमें OH- आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। जितने भी लवण हैं वो क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य। जैसे आप NaCl को ही ले लीजिए, क्या है? वैद्युत अपघट्य। यानी कि आप पानी में यदि नमक घोल देते हैं, उससे आप करंट फ्लो कराइएगा तो करंट आराम से पास हो पाएगा। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? किसी गैस का 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। भारी जल का अणुभार होता है 20, यानी कि D2O जो है उसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? देखिए कोई भी सॉलिड जो है यानी कि ठोस पदार्थ है, उसको यदि आप चूल्हे पर रख के गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? किसी भी द्रव में गैस की विलेयता ताप को यदि बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता घट जाएगी उसमें से। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो ग्राहम को कोलाइडी रसायन का जनक माना जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो निलंबन जो होता है उसके अंदर परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ होता है। देखिए यदि मान लीजिए एक बर्तन में, एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें हम मिट्टी को घोल देते हैं, तो जब मिट्टी को हम घोलेंगे तो कुछ कण उस पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और कुछ कम घुलेगा, मतलब तैरते रहेगा। तो उसको निलंबन कब कहेंगे और कोलाइड कब कहेंगे? इन दोनों बातों को समझ लीजिए। तो यदि जो कण उसमें घुल के तैर रहा है उसका आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बराबर हो गया बाबू, तो उसको कहेंगे हम लोग निलंबन का कण। क्या कहेंगे? निलंबन का कण। और यदि उसमें जो घुला हुआ कण है उसका आकार 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ के बीच का है तो उसको कहेंगे कोलाइड। समझ रहे हो? यदि 10⁻⁵ है 10⁻⁷, मतलब उससे और छोटा हो गया तो वो कोलाइड हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा रहा, नहीं 10⁻⁵ तक रहा तो उसको निलंबन कहेंगे। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लो कोलाइड का। यदि आप पानी में थोड़ा सा दूध मिला दो तो दूध के कण उसमें तैरते हुए आपको दिख जाएंगे, तो वो क्या है? वो तरह का कोलाइड है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जीलियस ने। अब आप पूछेंगे कि उत्प्रेरक क्या होता है भाई, उत्प्रेरक काम क्या करता है? देखते हैं समाज में यदि कोई बच्चा दूगो लड़ रहा होता है, कहीं पे आप देखिएगा मोड़ पर खड़ा होकर दूगो बच्चा लड़ रहा है, तो दूगो आदमी वजह खड़ा हो जाएगा और दोनों ओर से लड़ बचवन के सिखाएगा, हम रहते तो मार के ओकर नाक फाड़ देते हैं, मार 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 मार, और वो कबर के मार देगा, ओकर नाक टूट जाएगा। तो वो दोनों क्या कर रहा है? वो दोनों उसके झगड़े के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है। उसी चीज को कहते हैं उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक जो होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है। इसकी खोज किसने की? बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? देखिए आवर्त सारणी जो होती है कुछ इस तरह की होती है, आपको देखने के लिए मिल जाएगी, इस तरह का चार्ट होगा। ठीक है, ये उदग्र स्तंभ हो गए और ये क्षैतिज स्तंभ हो गए। क्लियर है? इसी में मैं समझा दूंगा आपको। तो जो उदग्र स्तंभ है यानी कि ये जो स्तंभ है इनको कहेंगे हम लोग वर्ग। क्या कहेंगे? वर्ग। तो वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18। वर्ग की संख्या 18। और जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं इनको कहते हैं हम लोग पीरियड्स, यानी कि आवर्त। इसकी संख्या होती है 7। याद रखिएगा कितनी होती है संख्या? 7 होती है। बढ़ते हैं आगे। मॉडल सेट नंबर 28। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा ताकि उनको भी काफ़ी सहायता मिल सके इस विज्ञान के प्रश्नों को समझने में। और यदि आप लोग इसी धैर्य से लगे हुए रहेंगे हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे साइंस के मामले में। और केवल साइंस ही नहीं, मैं आर्ट्स का सेक्शन भी आपको इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतने देर से देख रहे हो, लाइक तो कर ही दो अभी जाके। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 ही मैंने बता दिया। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो मेट्रोलॉजी कहते हैं। रणनीतिक धातु कहा जाता है किसको? टाइटेनियम को हम लोग रणनीतिक धातु कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं?
देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखिए जब हम किसी अयस्क को शुद्ध कर रहे होते हैं, जैसे लोहा का अयस्क हम निकाले हेमेटाइट, उसको अब डालेंगे हम लोग किसमें, ब्लास्ट फर्नेस में। पहले साफ उफ करेंगे चुंबकीय विधि से वगैरह वगैरह, सब उसको सारे चीज़ निकाल देंगे, उसमें अशुद्धियाँ जितने बीनने लायक हो सब निकाल देंगे। उसमें जब घुली हुई है, अब जब नहीं निकल सकती उसको डालेंगे हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में। जब ब्लास्ट फर्नेस में हम उसको डालेंगे वो उबलने लगेगा, तो उसके अंदर एक चीज़ और मिलाएंगे, उसमें चूना और कुछ और मिलाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको कहेंगे फ्लक्स। क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। और जो इसमें पहले से उपस्थित गंदगी है उसको कहेंगे गैंग। और गैंग और फ्लक्स जो होगा वो आपस में अब जाकर करेगा अभिक्रिया, और दोनों मिलकर के बना देगा स्लैग। और उसी स्लैग को हम लोग कहते हैं धातु मल, और उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और उसमें से शुद्ध लोहा बन करके बाहर निकलता है। देखिए यही जो क्वेश्चंस है ना, इसको बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो उठाते हैं और उसको एक पेज पे अपने से टाइप कर देते हैं, या फिर इसी में से फोटोज करके उठा लेते हैं, उसको अलग से लगा देते हैं, और आप लोगों को बस प्रदर्शित करते हैं कि ये मैंने खुद से क्वेश्चन को सेटअप किया है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो लोग भी यहीं से क्वेश्चन उठा करके इसी को आपको बताते हैं, और कई बार वो लोग बेवकूफ़ भी बनाते रहते हैं कि 1000 प्लस क्वेश्चन आ गया, 1200 प्लस क्वेश्चन आ गया। अरे भाई यही क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे जैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है सारा, हमेशा से इसी से पूछता आया है और आगे भी पूछता रहेगा। और बाकी आपको दूसरे बुक जो कोई बोल रहा है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आपने आज पेपर देखा होगा यूपीपीसीएस का, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया है साइंस का, तो बाकी परीक्षाओं में तो छोड़ दीजिए। बीपीएससी तो मतलब भर भर के देता है, 25-25 क्वेश्चन देखा है मैंने इसी बुक से, इसी मॉडल सेट से केवल 25-25 क्वेश्चन मैंने देखा है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, और जब आपस में मिल जाते हैं तो धातुमल बनाते हैं, जिसको स्लैग कहते हैं। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेविस्पार अयस्क है किसका, बेरियम का। जितने भी धातुएं आपको देखने को मिलती हैं वो सारी खदान से निकाली जाती है खोद करके, तो वो शुद्ध रूप में नहीं मिलती, उनका कोई ना कोई अयस्क मिलता है। उन अयस्कों को फिर से साफ किया जाता है, उस पर मेटरोलॉजी की जाती है, धातु कर्म किया जाता है, मतलब उसको गर्म करना, ठंडा करना, पीटना, उबालना, बहुत सारा काम होता है, उसके बाद जाकर ओरिजिनल धातु हमको मिल पाती है। तो इन सबको आपको एक बार अयस्कों का नाम जरूर याद कर लेना होगा, इससे अक्सर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलती है। यही मैग्नीशियम जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसके अंदर भी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आज यूपीपीसीएस में पूछा था। लोहे में जंग लगने से क्या, कौन सा पदार्थ बनता है, तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है लोहे में जंग लगने से, इस कारण उसका भार बढ़ जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। सबसे अधिक कार्बन किसमें होता है, ढलवा लोहा में। किसको झूठा सोना कहते हैं, Fe2 को, Fe2 को झूठा सोना कहते हैं। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं, तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है, मतलब चांदी इस अयस्क से प्राप्त किया जाता है। और देखिए चांदी का जो नाम होता है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो पीरियोडिक टेबल होगा उसमें अर्जेंटम कहते हैं, और सोना को औरम कहते हैं। ये दोनों गोल्ड और सिल्वर के नाम से नहीं मिलेगा, अर्जेंटम और औरम के नाम से मिलेगा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, देखिए स्वर्ण के जो आभूषण होते हैं, सोने के जो गहने होते हैं, उन पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। यदि आप तेल का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे तेल, रिफाइंड वगैरह, उस पर एक मार्क लगा होता है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मार्क हैं, ये भी आपको याद रखने होंगे। बेवकूफ़ों का सोना फुल्स गोल्ड किसको कहते हैं, पायराइट्स को। झूठा सोना अलग होता है, फुल्स गोल्ड अलग होता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और जो अशुद्ध सोना, मतलब एक क्वेश्चन पूछता है कि 18 कैरेट सोने में सोना कितना होता है। देखिए सोना तो एक्चुअल होना चाहिए 24 कैरेट, लेकिन जब 18 कैरेट हो गया तो कितना हो जाएगा, मात्र 75% उसमें सोना रह जाएगा, और 25% उसमें तांबा वगैरह वगैरह मिला दिया जाता है, ताकि उससे जो ऑर्नामेंट्स बने, मतलब जो गहने बने, वो काफ़ी मजबूत हो सके। क्योंकि शुद्ध सोने का यदि आप गहना बनवाते हैं तो जल्दी आपका टूट जाएगा, बहुत ही फ्लैक्सिबल हो जाएगा। संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो जो संचायक बैटरियां होती हैं, मतलब कुछ दिन तक लॉन्ग लास्टिंग करने वाले बैटरियां, उनमें मिला जाता है शीशा। किसका प्रयोग किया जाता है, शीशा का प्रयोग करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं। आप लोग लेड बैटरी सुने होंगे, यही लेड शीशा होता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम। ये केरल के किनारे पे मिल जाएगा, समुद्री तटों पर मिल जाएगा।
किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहते हैं। हमारे हवा में 21% होता है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन होता है 78%। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब रसायनों का सम्राट कहेंगे यानी कि किंग ऑफ केमिकल्स, तो वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही हम लोग हिंदी में कहेंगे अम्लराज, अम्ल राज, तो वो आ जाएगा एक्वारेजिया, जिसमें सोने को गलाया जाता है। वो 3:1 के रेशियो में होता है HCl और NH3, वो होता है अम्लराज। और यहाँ रसायनों का सम्राट जब कहेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहेंगे। काफ़ी हार्ड ये एसिड होता है। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर ने। हीलियम के दो नाभिक, हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या क्या? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। और 2 और 2 मिलकर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 को मिलेंगे तो 4 हो जाएगा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भर दिया जाता है। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यानी कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ है सब, अब इन सबको एक साथ जब निकाल दिया हाइड्रोकार्बन को, तो पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग कैसे किया जाता है? तो इसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं, इससे पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह अलग हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा जाता है कि पेट्रोल की शुद्धता को कैसे नापते हैं? तो ऑक्टेन नंबर से नापते हैं। और डीजल की शुद्धता को उसको किस नाम से, मतलब किससे नापते हैं? आप हमें सीटेन नंबर से नापते हैं, सॉरी सीटेन से उसको नापते हैं, और पेट्रोल को ऑक्टेन से। ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले मोम को क्या कहते हैं? तो होता है पैराफिन मोम। कौन सा मोम होता है? पैराफिन मोम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जब पेट्रोलियम को साफ किया जाता है तो उससे जो कचरा निकल के बचता है, जिसको पेट्रोलियम जेली कहते हैं, और उसको आप लोग बड़ी शौक से अपने होठों पर लगाते हैं वैसलीन के रूप में, ताकि आपके होठ चिकने रह सकें। एक्चुअली होता क्या है? तो पेट्रोलियम को साफ करने के बाद जो कचरा बचता है वही होता है पेट्रोलियम जेली। खैर, घबराने की बात नहीं है, लगाते रहिए, होठ आपके चिकने रहेंगे। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? टमाटर सॉस में एसिटिक एसिड पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग होता है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो किडनी में पथरी हो जाती है किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन का। रबर उद्योग में किसका प्रयोग होता है सबसे ज्यादा? एनिलीन का। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? नहीं, पीवीसी का फुल फॉर्म यदि यहाँ पे पूछे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका पाइप के रूप में आप लोग घरों में अक्सर यूज करते हैं। रेनकोट किसका बना होता है? पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक एसिड। अच्छा, नायलॉन का नायलॉन नाम कैसे पड़ा? नॉय फॉर न्यूयॉर्क और लॉन फॉर लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन के नामों से थोड़ा थोड़ा लेकर के नायलॉन बनाया गया, और ये एक तरह का कृत्रिम रेशा है। इसके लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? एडिपिक एसिड। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल कहते हैं। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? तो साबुनीकरण कहते हैं। क्षारों द्वारा जब तेल का जल अपघटन होता है तो इसको साबुनीकरण कहते हैं, सपोनिफिकेशन कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। इन्हीं को बायोलॉजी का पिता कहते हैं और जूलॉजी का पिता कहते हैं। जब बॉटनी की बात आती है तो उसके पिता हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, इसको एंथ्रेक्स रोग भी कहते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों के कारण, शैवाल उसमें बहुत ज़्यादा उपस्थित है, इसलिए लाल सागर का रंग लाल हो गया है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? उसको कोटिकोलस कहते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहते हैं। गोबर पर यदि कोई कवक उगता है उसको कहते हैं कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस। और जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली कहते हैं जल द्वारा परागण को। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने, अच्छा देखिए यहाँ पे 2-3 बातें और मैं बता दूं। यहाँ पे जैसे ही आपका मिल गया कि वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कोटिफोलस, गोबर पर उगने वाले क्रोपोफिल्स, यदि चट्टानों पर उग रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग लिथोफिट्स। इस तरह से नाम आते जाएंगे। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? जड़ों से। चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? कॉफी पाउडर में उसको मिलाया जाता है तो जड़ों से प्राप्त होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा
प्रोटीन होता है और सबसे कम प्रोटीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा चना में। ठीक है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे या पेड़ की खाना जो तैयार करने की प्रक्रिया उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उसका अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक एसिड यानी पाइरुविक अम्ल। 2,4-D है, ये क्या है? तो ये खरपतवार नाशी है। कई बार इससे क्वेश्चन बीपीएससी इस पे पूछ सकता है कि 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। कोई भी पादप रोग यदि हो रहा है यानी पौधों में जो रोग हो रहा है तो सबसे ज्यादा कारण क्या हो सकता है? फफूंदी के कारण। इससे आपका लाल रस्ट रोग हो जाएगा, मूंगफली में टिक्का रोग हो जाएगा, ये सब फंगस से ही होता है। ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है चाय में लाल रस्ट रोग। और यदि गन्ना में पूछे लाल रस्ट रोग तो फफूंदी के कारण। नींबू का कैंकर रोग ये जीवाणु से होता है। अगिन निर्जा रोग संबंधित है सेब से, सेब को अगिन निर्जा रोग होता है। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर का परितंत्र है, मतलब समुद्र का जो इकोलॉजी है वह संसार का सबसे बड़ा इकोलॉजी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे एसएससी के द्वारा। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव का सर्वाधिक योगदान करती है? तो जो CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।